कभी अत्याहिदम अंग्रेज को तबाह किया और फिर एक से एक बढ़कर गहरी अजदहा। नाज़रीन, उर्दू थिएटर के सफ़र में आपका खैर मकदम है। हमने महसूस किया कि पारसी थिएटर के ज़वाल के बाद एक जानिब इप्टा ने गिराकद्र काम किया तो दूसरी जानिब पृथ्वी थिएटर ने नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया। एक जानिब हिंदुस्तानी थिएटर ने गैर मुल्की ड्रामों को उर्दू के कालिब में ढाल कर अपने मुल्क के माहौल के मुताबिक पेश किया तो दूसरी जानिब नया थिएटर ने हिंदुस्तान की लोक रवायतों को फिर से ज़िंदा करके उसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर मकबूल बनाया। गोया हर शख्सियत और नाटक ग्रुप ने अपने तौर पर अपने मखसूस अंदाज में उर्दू थिएटर को असर नौ ज़िंदा किया और इसे मकबूल आम बनाया। जब थिएटर मकबूल होने लगा तो हिंदुस्तान की मरकज़ी सरकार और फिर रियासती सरकार ने इस जानिब तवज्जो की। मरकज़ी हुकूमत ने संगीत नाटक एकेडमी कायम किया। संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसी कीमती विरासत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब की विरासत के लिए करना चाहिए। बने रहने का मतलब नया बनाना है। ये फन के मैदान में जितनी हकीकत है उतना किसी और फन में हो ही नहीं सकता। सिर्फ रिवायतों को महफूज नहीं रखा जाता बल्कि नई नई रिवायतें कायम की जाती हैं। संगीत नाटक एकेडमी का मकसद यही तय पाया कि ये न सिर्फ हमारी कदीम तहजीबी रिवायत को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफे की गरज से नई और अहम तहजीबी रिवायतें कायम भी करें। इसके दायरा-ए-कार में दूसरे फनून के साथ ड्रामे का फरोग भी अहमियत का हामिल है। 31 मई सन 1952 को इसका क़याम अमल में आया और 1961 में इसे सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर करवाया गया। 52 में पहली दफ़े इंडिया में एकेडमी सेटअप हुई, संगीत नाटक एकेडमी। इसके साथ साथ हुई ललित कला एकेडमी। इसके साथ साथ एक पूरा जिसे कहते हैं फोकस आ गया इस सारे काम पे। और 1961 में तो यहाँ पूरी तरह से स्थापना हो चुकी थी। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं समझती हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की है, जो पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। देखिए, हबीब साहब को हमने 60s में ऑनर किया है क्योंकि उसी वक्त हमने ये देखा कि एक तो वो फोक के प्रतिनिधि बन गए हैं और उन्होंने फोक सारे जितने फॉर्म्स हैं उनको जोड़ा है उर्दू थिएटर के साथ। अब्बा हुजूर, आपको इसकी खबर है कि ये क्या पैगाम देना चाहता है? आपको इसका एहसास है कि आपने किस चीज़ की बुनियाद डाली है और वो क्यों? किस पोशीदा हकीकत ने आपको मजबूर किया? मैं अक्सर यहाँ बैठा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ। अपने क़याम के दिनों से ही संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसी तंजीम के तौर पर काम करती रही जो हर रियासत में संगीत और नाटक के फ़रोग़ के लिए काम करती है। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ड्रामा फेस्टिवल करवाती है और इन फेस्टिवल में दूसरी तमाम ज़बानों के साथ उर्दू के ड्रामे भी होते हैं। इनमें पुराने हिदायतकारों के साथ साथ नौजवान हिदायतकारों और फ़नकारों को भी मौका दिया जाता है, बल्कि इन्हें अवार्ड से भी सरफराज किया जाता है। संगीत नाटक एकेडमी पूरे मुल्क में घूम घूम कर सेमिनार और मुबाहिसा करवाती है, जिसमें ड्रामा के माहिरीन अपनी राय रखते हैं और आगे के लिए राहें बनाते हैं।
संगीत नाटक एकेडमी हिंदुस्तान में मौजूद हर ड्रामा ग्रुप को ड्रामा तैयार करके उसे पेश करने के लिए माली ताउन देती ही है। अगर कोई ग्रुप बहुत अहम काम कर रहा है तो उसके फनकारों और अदाकारों की इमदाद की गरज से रकम देती है, जिससे उन फनकारों को बाज़ाब्ता माहवार तनख्वाह दी जाती है। अगर किसी मुसन्निफ ने ड्रामे से मुताल्लिक कोई अहम किताब लिखी है तो उसकी इशाअत के लिए माली ताउन करती है। इन किताबों में उर्दू की किताबें भी शामिल होती हैं। यहाँ मौजूद लाइब्रेरी के साथ साथ ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी में भी ड्रामे से मुताल्लिक काफी मालूमात मौजूद है। गोया संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसा इदारा है जो गुज़श्ता 70 बरसों से मुसलसल ड्रामे का फरोग करने के साथ साथ उर्दू ड्रामे की भी खिदमत कर रहा है। जब तो बंटवारा होया तो मोया पान की नयामत हो गया। माई, ये शहर तो हमारी समझ में नहीं आया। इस तरह न के पुत्र लाहौर जा तो दूजा शहर नहीं दुनिया मसल मशहूर है, जिस लाहौर नहीं देखा ओ जमिया ही नहीं, ओ जमिया ही नहीं जिस लाहौर नहीं देखा। लेकिन हमारे लखनऊ का क्या मुकाबला। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया नहीं, वो भी खालिस उर्दू में है। उसमें बीच बीच में जो सीन चेंज ओवर होता है तो उसमें नज़्म है। वो भी आप एक रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं कि उर्दू ज़बान में जब नाटक होता है तो, और उसके लिए मैं श्री राम रेपर्टरी में जब था 98 में, मैंने उसमें मौलवी का कैरेक्टर किया था। सच में वो ऐसी ज़बान है कि वो बहा देती है आपको। और उस शो को देखने के लिए श्री राम सेंटर से लेके मंडी हाउस के चौराहे तक लाइन लगा करती थी टिकट्स को। मेरे ज़माने में नहीं, लेकिन हाँ जब वो शुरू हुआ था तो वैसी कहानियाँ मैंने सुनी। अभी भी हैं लोग, अगर काम अच्छा होता है किसी भी ज़बान में तो उस ज़बान के कदरदान हैं। जब हिंदुस्तान में ड्रामे की पेशकश की फिक्र की जाती है तो उर्दू ड्रामे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर अदाकार को उसकी आवाज़ पर काम करने की गरज से जो नाटक का हिस्सा लिया जाता है वो खालिस उर्दू का ही नहीं बल्कि मुश्किल उर्दू का होता है। और जब तरबियत के लिए इस जुबान के नाटक का इंतखाब किया जाता है तो फिर उसे खेला कैसे नहीं जा सकता है। आपने ऐसा क्यों किया भाई? मैंने सब पता है। गल जरूर सी कि तुसी लोगों ने मैंने कुछ नहीं दसिया, बल्कि मेरे पर छपाया है। लेकिन हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह तो सारे लोग परेशान कर रहे हैं। पहली बात तो हमको ये अपने जहन में साफ कर लेनी चाहिए कि उर्दू ड्रामा हम कहते किसको हैं। अगर उर्दू ड्रामे का मतलब ये है कि वो ड्रामा जो उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा जाए वो उर्दू का ड्रामा होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि रस्मुल ख़त स्टेज पर नहीं होता, स्टेज तक रस्मुल ख़त नहीं पहुंचता। आप देवनागरी में लिखिए, रोमन में लिखिए, फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखिए, किसी और रस्मुल ख़त में लिखिए, जो ज़बान बोली जा रही है वो अहम है। मैं समझता हूँ कि उर्दू नाटक, उर्दू ड्रामा जो है वो ड्रामा है जिसमें उर्दू की अपनी तहज़ीब दिखाई गई हो, चाहे वो किसी भी ज़बान में लिखा गया हो और किसी ने भी लिखा हो। संगीत नाटक एकेडमी मरकज़ी सरकार के तहत चलने वाला इदारा है। जब मुल्क की रियासतें मजबूत हुईं तो उन्हें भी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को महफूज करने का ख़याल आया। मुख्तलिफ़ रियासतों में थिएटर स्कूल का क़याम अमल में आया। इनमें लखनऊ की भारतेंदु नाट्य एकेडमी, भोपाल का भारत भवन, साहित्य कला परिषद दिल्ली और मुख्तलिफ़ रियासतों की उर्दू अकेडमियाँ कायम हुईं। इन तमाम इदारों ने अपने अपने इलाक़ों और सरकार की पॉलिसियों की मुनासिबत से ड्रामे को फ़रोग़ दिया। इन इदारों ने अपनी रियासतों की लोक रवायतों और ड्रामे की तारीख़ को मद्देनज़र रखकर ड्रामे को फ़रोग़ देने का मंसूबा बनाया। या सुख शब्द मुख बोल आद किते आई बार देना महामाई, आद किते आई बार देना महामाई, ओई सदा दी सहाय करी भगता दे
हिंदुस्तान के ऐसे इलाके जहां उर्दू हिंदी बोली या समझी जाती है, वहां उर्दू ड्रामे जरूर पेश किए जाते हैं। हालांकि अदाकार और हिदायतकार उर्दू रस्म खत नहीं जानते, लेकिन उसे देवनागरी रस्म खत में तब्दील करके निहायत कामयाबी से खेलते हैं। जरीना जरा पढ़कर सुनाओ ना, मैं हाथ की लिखी उर्दू नहीं पढ़ सकता, प्लीज। बेगम जान आदाब, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी नाहीदे लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। बेगम जान, मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से ये एक कैरेक्टर बेगम जान का ये उभर आया, और ये फिर इसने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। एक कैरेक्टर को मैं देख रहा था कि जो तकरीबन 80 साल के ऊपर है, जिसने पूरी दुनिया देखी है, सियासत देखी है, सियासतदानों को देखा है, वक्त देखा है, वक्त को बदलते देखा है। उसके अपने दुख हैं, और सबसे बड़ा दुख ये है कि आज वो बिल्कुल ऑब्लिवियन में रह रही है, कोई उसे नहीं जानता, कोने में पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है, क्या उसकी परेशानियां हैं। उसका एक पास्ट है, वो पास्ट में जीना चाहती है, जो बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है, वो एक चीज़ है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर जो एक वक्त में एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्लेन्स में जी रहा हो, माजी में भी हो, मुस्तकबिल में भी हो और हाल में भी हो, उसको लिखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वही उसका चैलेंज था। इसलिए अगर आप पढ़ें या देखें तो आप देखेंगे कि बेगम जान एक सुर की बात नहीं करती। मैं जमाल फितरत हुस्न हूँ, मेरी हर अदा है हसीन तर्ज, जो झुकूं तो शाखे गुलाब हूँ, जो उठूं तो अब्रे बहार हूँ। आप उस दिन नवाब साहब भोपाल के बारे में बात कर रही थी। क्या बता रही थी? यही कि उन्होंने आपकी एक फोटो ली थी। सैकड़ों, वो जो शिमले वाली कोठी में लगाई थी, वो तो लंदन से बड़ी करके मंगवाई थी। उनसे आपके कैसे ताल्लुकात थे? कैसे ताल्लुकात क्या मतलब? दीवाना हो गया क्या लौंडे? कोई ऐसी वैसी बात दिमाग में मत लाना। हाँ, मैं गाना गाने वाली, वो गाना सुनने वाले, मेरा हाथ हमेशा नीचे रहा और उनका ऊपर रहा। वो कभी यहाँ की बात करती है, कभी वहाँ की बात करती है, कभी वो इस दुनिया में होती है, कभी किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। लेकिन उसकी ज़बान से मैं अपनी तहज़ीब के बारे में कुछ कहना चाहता था, कुछ ये कहना चाहता था कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं वो कितनी कीमती थी, और उसमें उसका एक पर्पज़ भी है कि वो अपनी नवासी की शादी जो है वो करना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। वो मरने से पहले अपनी जवान नवासी का हाथ जो है वो किसी के हाथ में देना चाहती है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और एक जर्नलिस्ट आ जाता है, जवान है, खूबसूरत है और प्रॉमिसिंग भी है, तो वो उसको किस तरीके से वो पटाती है। तो जर्नलिस्ट की कमज़ोरी क्या होती है कि अगर उसको ये बता दिया जाए कि साहब मेरे पास जो है वो एक बहुत बड़े आदमी के बहुत सारे लेटर्स हैं और उनमें मैं उनको ऐसे जानती थी और वैसे जानती थी, तो वो तो बेचैन हो जाता है। और इस सारी चीज़ को किस तरीके से ड्रामे में वो ढलती चली जाती है। उन्हें भला अपने मुल्क के फन और कल्चर में क्या दिलचस्पी है? ये बात नहीं है बेगम जान, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं और आप हैं कि कुछ बताती ही नहीं। लोग बताती तो हो हर बात, शंभू महाराज की तरह 70 तरीके से बताऊं क्या? बेगम जान, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, कह दीजिए मैं चला जाऊंगा, बट प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम शायद नाराज हो रहे हो। होना ही चाहिए। अच्छा चलो अब पूछो, बैठो। अब मैं कोई शरारत नहीं। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा जो अवार्ड्स और फेलोशिप दिए जाते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में एपेक्स बॉडी होने के नाते सबसे उच्च स्तर का अवार्ड माना जाता है, जो राष्ट्रपति जी खुद देते हैं। तो 1952 के बाद से जब से इन पुरस्कारों का चयन होता रहा है, तो एक्सीलेंस के क्षेत्र में हमने
जो थिएटर के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए हैं वो भाषा के तौर पे दिए जाते हैं, जिसमें उर्दू भाषा बिल्कुल शामिल रही है। और जो हमने 2 लोगों को जो अवार्ड दिया उर्दू भाषा के क्षेत्र में थिएटर के अंडर, उसमें उजरा भट्ट और जोरा सहगल जी का नाम आता है। न शाह रूस ने, न ईरान ने किया, न शाह रूस ने अंग्रेज को तबाह किया, कारतूस चर्बी नबी के साथ अंग्रेजी जुल्म के कफन में आखिरी कील थी। चर्बी ने ईंधन में आग का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बेहतरीन मिसाल थी ये बगावत। ज़ोरा आपा के साथ मैंने 300 बच्चों के साथ काम किया, वो प्ले किया था। और ज़ोरा आपा तो वो तो ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन थिएटर है, और ऐसी प्रोफेशनल है कि आपके होश उड़ जाते हैं। आप तैयार नहीं होते हैं, वो पूरे 100% तैयार होकर घर से आती है। मैं जब उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, मैंने उनकी एक और डॉक्यूमेंट्री की 100 ईयर्स पे की। उससे पहले मैंने एक थोड़ा सा उनके लिए एक शॉट किया था सुरभि के लिए। मैं कहती नीचे बैठो, अभी नहीं ऊपर आना। मैं कहती क्यों? वो एक्सरसाइज कर रही थी अभी भी, वॉइस एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज। उस वक्त वो 86 की थी, आज 101 है उनकी उम्र, माशाल्लाह कमाल की। अभी भी आप बात कीजिए, गालिब ज़बानी बराबर बोलेंगे। मैं कहा ज़ोरा आपा को क्या ज़रूरत है करने की? नहीं, रियाज करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए रियासती सतह पर अकादमी कायम की गई। उर्दू के सेमिनार और दूसरे कामों के साथ साथ मुख्तलिफ़ रियासतों में कायम उर्दू अकादमियों में से ज़्यादातर उर्दू ड्रामे पेश करती हैं, तो बाज़ उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद करती हैं, तो चंद अपने सालाना प्रोग्राम में थिएटर वर्कशॉप और ड्रामा फेस्टिवल को शामिल किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू अकादमी दिल्ली को पेश किया जा सकता है। इसने न सिर्फ हर साल पाबंदी से बच्चों का वर्कशॉप करवाने का काम जारी किया है, बल्कि नए ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई के लिए कई बार ड्रामा निगारी का मुकाबला करवा चुकी है और इस मुकाबले में चुनिंदा ड्रामों पर मबनी फेस्टिवल का इनेकाद करवाती है, जो न सिर्फ हर साल पाबंदी से बच्चों का ड्रामा वर्कशॉप कर पाती है, बल्कि उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद भी करती है। अपनी 30 साला हयात में अब तक 21 ड्रामा फेस्टिवल्स करवा चुकी है, जिसमें कमोबेश 5 से 6 मुंतखब उर्दू ड्रामे शामिल रहते हैं। ठीक है, संभालो तो खुद को। अदा बजा लाता हुआ बजा। हक वाला सलामत रखे, सीहो सर, दौलत इक़बाल, उम्र जाहो जलाल, बतरीक़ दवाम इनायत करे। रुतबा मर्तबा इस कदर बुलंद हो कि रोज़े हश्र तक माओ आफ्ताब रश्क करे। बस बस, अब्बा बड़ी जोर जोर से धड़क रहा। किस तरह का दिल है आपका जो दुआएं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? अब ये खाना खराब इस कदर बद्दुआओं का आदी हो गया है कि दुआएं अब इसे रास नहीं आती। इस शर्त पर कि सालाना 10,000 उनके खानदान वालों को मिलेंगे। अब इस रकम में से मेरे हिस्से 750 सालाना आते थे, लेकिन नवाब साहब ने अंग्रेजों से मिल मिलाकर इसे 10 को 5 करा दिया और इसमें भी किसी हाजी मीर को हिस्सेदार बनवा दिया जिनका कोई हक नहीं बनता था। तो उनके जन्नत नशी हो जाने के बाद उनके बेटों को वारिस करार दे दिया गया है। नवाब साहब ने बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में तब्दीली करने से साफ इनकार कर दिया। जनाबे आली, तब तक मेरे कलाम की इस्लाह कौन करेगा? आप तो जानते हैं रोजाना 3-3 दर्जन के हिसाब से कर लेंगे। भाई परवेज, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो, तुम किसी और को अपना उस्ताद क्यों नहीं बना लेते? ये जमीन है इस दिल के लिए, मंजिल के लिए। हाँ सुनो, लखनऊ में मेरा भी एक काम कर देना। ये किताब आतिश तक पहुंचा दे। 2-3 बार लिख चुके हैं। हमारे जाने पर एक आध मुशायरा जरूर होगा। जगह और मौके के हिसाब से ही पढ़ना। फिज़ाएं अबद जुबान की सफाई की हामी है। मशवरे के लिए शुक्रिया। शहर का काफी तजुर्बा है, इस वास्ते कह रहा हूँ। अगर कुछ आम लोगों की महफिल हो तो कोई हल्की फुल्की चीज़ ही बेहतर रहेगी। मई 1981 में इस दिल्ली उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में आया
اور ظاہر ہے کہ اردو اکیڈمی دلی کا جو مقصد ہے اردو زبان کی فلاح بہبود، اس کو پھیلانا، پروموشن اینڈ پروپیگیشن آف دا لینگویج ہوتا ہے۔ 1986 میں یہ ہوا کہ صاحب اردو ڈرامہ فیسٹیول بھی کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ ڈرامے میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے کوشش کی کہ ایک ہفتے کا اردو ڈرامہ فیسٹیول ہوگا، کیونکہ اردو ڈرامے کو مین اسٹریم سے جوڑنا، مین تھیٹر سے جوڑنا بہت ضروری تھا۔ اور اس وقت جو لوگ تھیٹر دلی میں کر رہے تھے، جو بہت بڑے نام تھے، اردو ڈرامے کر رہے تھے۔ آگرہ بازار حبیب تنویر کا پلے ہے، اردو اکیڈمی میں ہوا ہے۔ راکھ اور دھواں رنجیت کپور کا پلے ہے، اس میں ہوا ہے۔ موٹے رام کا ستیہ گرہ صفدر ہاشمی کا پلے ہم نے کیا ہے اس کے اندر، اور ڈاکٹر سعید عالم کا ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ دہلی کی آخری شمع ہم نے کیا ہے، یعنی بہت بڑی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اردو اکیڈمیوں نے بھی وقفے سے ہی صحیح مگر ڈرامے ضرور پیش کیے ہیں۔ اگر صرف دہلی اردو اکیڈمی کی فہرست پر ہی نظر ڈالی جائے تو اردو میں پیش کیے جا چکے ڈرامے کی تعداد 106 دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں ان سرکاری اداروں اور تنظیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی جن کا مقصد تو تھا ہی ہندوستان کی زبان کے ڈرامے اور تھیٹر کو فروغ دینا، لیکن چونکہ اس وقت بنگال اور مراٹھی کے بعد اگر کوئی تھیٹر مقبول تھا تو وہ اردو ڈرامے ہی تھے۔ بنگلہ اور مراٹھی دو خاص ریاستوں کی زبان تھی، اور اردو کو کسی خاص ریاست سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس زبان میں کھیلے جانے والے ناٹکوں کو اس زمانے میں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ انہی باتوں کی روشنی میں یہاں اس دور کے ڈراموں پر روشنی ڈالی گئی۔ سنگیت ناٹک اکادمی، بھارتیندو اکادمی لکھنؤ، بھارت بھون بھوپال کے ذریعے پیش کردہ اردو ڈراموں پر روشنی ڈالی گئی۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سرکاری اداروں نے کس سطح پر اردو ڈرامے کی خدمت کی۔ آج کا اردو تھیٹر کا سفر یہیں ختم کرتے ہیں، آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔